हेलो प्रिय विद्यार्थियों व मित्रों, मैं एसकेडी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नो योर हिस्ट्री में। आज हम चर्चा करते हैं प्राचीन भारत में शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। प्राचीन भारत के विद्वानों ने जीवन को 25-25 वर्षों के 4 कालखंडों में बांट कर रखा था। इनके नाम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास। जीवन के प्रथम कालखंड ब्रह्मचर्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए रखा गया था। प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र गुरुकुल व मठ हुआ करते थे। कुछ गुरुकुल तो इतने बड़े हुआ करते थे कि उन्हें विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई थी, जैसे कि आपने तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम सुने होंगे। उस समय शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों का समाज में बहुत ऊंचा स्थान था। शिक्षा के प्रमुख विषयों में व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, धर्म, गणित, कला, खगोल, इतिहास को रखा गया था। इतिहास को 5वें वेद की संज्ञा दी जाती थी। शिक्षा ज़्यादातर मौखिक रूप से ही गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ती थी, क्योंकि उस समय लिखने के ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों को भोजपत्रों पर लिखकर सहेज कर रखा जाता था, जबकि ज़्यादातर ग्रंथ भी मौखिक रूप में ही हुआ करते थे, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ते थे। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक भावना का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सभी कर्तव्यों का पालन करना, ज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना हुआ करता था। उस समय के प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में प्रसिद्ध है कि वहाँ पर जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता था, उसकी एक प्रवेश द्वार पर प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी। जो भी विद्यार्थी उस प्रवेश परीक्षा को पास कर लेता था, उसे ही केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। पूरे मध्य एशिया के ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति पढ़ने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में आया करते थे। सामान्य विद्यार्थियों से शिक्षा का शुल्क 1000 कर्षापण लिया जाता था, जबकि गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। उनके लिए रात्रि में अतिरिक्त कक्षाएं चलाई जाती थी। विद्यार्थियों को छात्रावास में ही रहना होता था। विश्वविद्यालयों अथवा गुरुकुल के खर्चों के लिए समय पर राजा तथा सामंत लोग भूमि दान में दिया करते थे। इसके अलावा ज़्यादातर गुरुकुल या विश्वविद्यालय अथवा मठ वन प्रदेशों में होते थे, जिससे वो वन प्रदेशों की उपज को अपने जीवन निर्वाह में उपयोग करते थे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थी अपने गुरुकुल के तथा मठ के सारे कामों को स्वयं ही किया करते थे। इसके अतिरिक्त शिक्षा व्यवस्था में राजसत्ता का हस्तक्षेप कतई स्वीकार नहीं किया जाता था। सभी विश्वविद्यालयों में अथवा मठों में शिक्षा के ऊपर नए नए विचार रखे जाते थे। हमेशा नए तथ्यों का स्वागत किया जाता था और बिना किसी भय अथवा पक्षपात के सभी प्रकार के विचारों का स्वागत किया जाता था। इस तरीके से प्राचीन शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उसमें ज्ञान के नए आयामों पर सोचने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता था, जबकि आजकल की शिक्षा व्यवस्था में इस विशेषता का अभाव हो गया है। आज का विद्यार्थी सिर्फ नौकरी प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उम्मीद है प्राचीन शिक्षा की इन विशेषताओं के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।